नमस्कार, बाइजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10 फरवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में नीचे लिंक दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के गूगल फॉर्म भरें और आपका 1 by 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक कर सकेंगे। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया है योजनाएं और उद्देश्य। तो पहला योजना दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन और ऑयल पाम। तो ऑयल पाम के क्षेत्र को बढ़ाकर उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार पर विशेष ध्यान देने के साथ खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। दूसरा दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तिलहन पर फसल उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए प्रावधान है। तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। यह देश में 9 तिलहन फसलों के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि और ऑयल पाम और वृक्ष जनित तिलहन के तहत क्षेत्र विस्तार द्वारा खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करना। तो दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए कि उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो या तीनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका उत्तर दें। इससे संबंधित खबर देख लेते हैं। पीआईबी में आई हुई खबर है कि तिलहन और खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन और ऑयल पाम जो पहली योजना है, ये 2018-19 में लॉन्च की गई थी, जिसमें ऑयल पाम और पेड़ों पर उगने वाले ऑयल सीड के तहत 9 तिलहन फसलों के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि को रखा गया है। और इसके तहत राज्य सरकार के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन सब्सिडी प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। यह पॉइंट्स, इसको पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। और इस तरह से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, यह जो है अंडमान और पूर्वी राज्यों के लिए अलग से व्यवस्था, जो कि 2021-22 में अलग से शुरू किया गया है। और इसके तहत अंडमान निकोबार में ऑयल पाम का क्षेत्रफल 3.70 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। और तीसरा जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार है, वह तिलहन पर फसल उत्पादन संबंधी। तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। यहाँ पर ये उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि पहले वाले का तीसरा होगा, दूसरे वाले का पहला होगा और तीसरे वाले का यहाँ पर दूसरा होगा। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस तरह से यह HAPS वाहन जमीन से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम कर सकते हैं, जो वाणिज्यिक हवाई जहाजों की परिभ्रमण ऊंचाई से लगभग 2 गुना है। दूसरा है सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की अपनी क्षमता के कारण ये महीनों वर्षों तक हवा में रह सकते हैं। तीसरा है HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की परिचालन लागत पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में काफी कम है, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में तैनाती के लिए रॉकेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दिए गए कथनों पर बताएंगे कि कितने सही हैं, केवल 1 और 3 या 2 और 3 या 1 और 2 या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आप लोग इससे संबंधित आइए खबर देखते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट से मिले। तो यह भारत का अपना यूएवी जो 20 किलोमीटर ऊंची उड़ान भर सकता है और यह महीनों तक तय कर सकता है, इवन यह वर्ष तक। यह तकनीक देखा जाए तो इसके बारे में यही कहा जा रहा है, बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने सौर ऊर्जा से संचालित है। यही कारण है कि यह जो है वहां पर यह वर्ष महीनों तक हवा में यह रह सकता है। तो यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, इसे ध्यान रखेंगे। अब आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों कथन इसका सही है, अतः उत्तर इसका क्या हो गया? डी हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत सेमीकंडक्टर मिशन,
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, मिशन का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना। दोस्तों, कोरोना काल में आप लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हो गई थी, क्योंकि हम लोग इस पर आयात पर निर्भर हैं। यही कारण है कि सरकार ने अब भारत सेमीकंडक्टर मिशन और आने वाले दिन में भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। तो इस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर के निर्माण में तथा आयात निर्भरता को कम करना है। दूसरा है, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन के तहत केवल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तीसरा है, इस मिशन के मुख्य रूप से अर्धचालकों के विनिर्माण पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि अनुसंधान और विकास पर। चौथा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारों के साथ सहयोग भारत सेमीकंडक्टर मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो इसमें नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें और बताएं कि 1 और 4 सही है, या 2 और 3 सही है, या 1, 2, 3 तीनों सही है, या उपरोक्त सभी चारों सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। इससे संबंधित आइए खबर देख लेते हैं। ये भी द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, यानी संसदीय चुनावों की तारीख की घोषणा से पहले कई सेमीकंडक्टर असेंबली पैकेजिंग परियोजनाओं को सरकार द्वारा मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि परियोजनाएं सरकार द्वारा परियोजना लागत पर 50% सब्सिडी की हकदार है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में कायंस टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, फॉक्सकॉन, एचसीएल, जेवी, हीरानंदानी समूह जैसी कंपनियों द्वारा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिए 4 प्रस्ताव और कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना के लिए 13 प्रस्ताव सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा मूल्यांकन के चरण में है। इसलिए इसको शुरू करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो यह कार्य पेंडिंग में चला जाएगा, जबकि भारत को इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन देखिए 29 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था, और यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में कुल 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ इसे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें पहला और चौथा सही है, क्योंकि यहाँ पर केवल कर दिया, इसी से गलत हो जाता है। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काम करेगा, तो 2 और 3 गलत है, अतः उत्तर क्या हो गया? ए इसका सही हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। CERT-EN के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तथ्य सही है? CERT-EN यहाँ पर देख सकते हैं, इन जिसे कहेंगे भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के तहत एक कार्यात्मक संगठन है। ठीक, यहाँ पर क्या है प्रश्न कि CERT-IN के बारे में यहाँ पर तथ्यों को बताना है। तो पहला हमने बता दिया। दूसरा है, यह देश के अंतरिक्ष के खिलाफ साइबर हमलों को रोकता है और आईटी संशोधन अधिनियम 2024 के अनुसार भारतीय मानकों के बीच सुरक्षा जागरूकता भी बढ़ाएगा। तो इन दोनों कथनों पर आप लोग विचार करें कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों नहीं सही है। तो आइए इससे संबंधित खबर देखते हैं। द मिंट में आई है और ढेर सारे न्यूज़पेपर में भी आई हुई है। तो हाल के एक विकास में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, जिसे हम CERT कहते हैं, ध्यान रखेंगे, और इन ने गूगल क्रोम ओएस में पाई गई कमजोरियों के संबंध में एक उच्च गंभीर चेतावनी जारी की है। तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यह है क्या? तो यह जो है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है, ध्यान रखेंगे, और यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है, और यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा से संबंधित रक्षा को मजबूत करता है। और CERT यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, इन का गठन 2004 में भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 70B के तहत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें पहला गलत है, गृह मंत्रालय देखिए दे रहा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होगा।
और यह जो है आईटी संशोधन 2024 नहीं 2000 से संबंधित है। और यह जो है फिशिंग ढेर सारी प्रक्रियाओं पर, और यह पहले ही अवेयर करता है जैसा कि खबर में दिया गया। इसमें डी उत्तर होगा, ना तो एक सही है ना तो दो। अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 2018 में आया हुआ है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, यानी संघीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, प्रांतीय विधानमंडल या प्रांतीय गवर्नर। तो दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम सुना होगा, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी, अतः उत्तर इसका बी होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तथ्य में। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एशियाई डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, 1966 में इसको स्थापित किया गया था। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। यहीं पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो यह जगह का नाम है माजुलू युआंग, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में एडीबी में 68 सदस्य हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 49 मेंबर हैं। और इसमें प्रमुख जो शेयरधारक की बात की जाए तो जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक है। और इसका मिशन यही है कि समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से सतत विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से अपने सदस्य देशों में गरीबों को मतलब गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है। यानी जैसे श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, भारत में भी ढेर सारी योजनाएं एडीबी की तरफ से चल रही है, एडीबी सहायता की हुई है। तो इस तरह से यह गरीबी को कम करने में इसका मुख्य जो मिशन है। और वित्तीय उपकरण में विकास का समर्थन करने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता देती है, अनुदान देती है, इक्विटी निवेश प्रदान करता है। और इसका फोकस क्षेत्र क्या है? जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित, सार्वजनिक प्रशासन सुधार में निवेश, और जलवायु परिवर्तन पर भी, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजनाओं के वित्त पोषण में यह महत्वपूर्ण, यानी जो भी ग्रीन एनर्जी की बात करता है वहां पर एडीबी बहुत सारा निवेश करती है और सहायता करती है। और आपदा प्रतिक्रिया में भी यह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मानवीय संकटों को उबारने में यह जो है, संकटों से उबारने में सहायता करती है। अनुसंधान और डेटा में यह मदद करती है, वह है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और चलते चलते एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर यूपीएससी को आप एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज आप गूगल फॉर्म को भरें और 1 बाय 1 आपका काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप एक बार में यूपीएससी को क्रैक कर सकेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके लिए आज का होमवर्क है इसरो का मुख्यालय कहां पर है। पहला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है 1935 के भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। इन दो प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।